नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसे हम आप तक लेकर आते हैं प्राथमिक क्षेत्रों के विकास को आप तक पहुंचाने के लिए। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी। सर्दियों में जितना खास ख्याल रखने की ज़रूरत हमें अपने आप के लिए होती है, उतनी ही खास ख्याल की ज़रूरत होती है फसलों और पशुओं को भी। तो सर्दियों में कैसे उनका हम खास ख्याल रखें, कैसे उन्हें सुरक्षित रखें, कैसे उन्हें रोगों के प्रकोप से बचाएं, ये आज की कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा दे रही सरकार, सर्दी के मौसम में पशुओं का रखे विशेष ध्यान और किसानों के लिए बेहद उपयोगी स्ट्रॉ रीपर मशीन। पिछले दिनों बिहार मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि किसानों को जैविक खाद उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है। इसके विकास हेतु 3 वर्षों के लिए 4 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह राज्य में किसानों के हित में होगा। हर वर्ष खेत के अनुसार अनुदान है हर खेत लगाने का, साथ ही साथ प्रमाणीकरण भी है, इसका ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है और इसका एडवर्टाइजमेंट के लिए भी अनुदान है। साथ ही साथ जो कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन है उसके लिए भी अनुदान है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत। तो ये 13 जिलों में कार्यरत है। कोई 13 जिलों में 104 करोड़ 36 लाख 3,500 रुपए। किसान भाई बहनों, बढ़ती ठंड में पशुओं जैसे कि बकरी या गाय को गिरते तापक्रम के प्रकोप से बचाना बेहद जरूरी है। ठंड का ज्यादा असर होने पर उनमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए उनके रहने वाले स्थान को ढककर रखें ताकि हवा का असर ज्यादा न हो। साथ ही साथ ठंड ज्यादा होने पर उन्हें ढककर भी रखा जा सकता है। किसान भाई बहनों, खाने में पोषण का संतुलन बेहद जरूरी है। बदलते परिवेश में ये लोगों की जरूरत भी है और बाजार की मांग भी। इसे ध्यान में रखते हुए आप भी न्यूट्री गार्डन के माध्यम से कई सेहतमंद सब्जियों का उत्पादन एक साथ कर सकते हैं। घर के आगे या पीछे आपके पास लॉन की जगह है तो आप आसानी से वहां न्यूट्री गार्डन विकसित कर सकते हैं। हरा भरा दिखाई देने वाले साथ ही न्यूट्री गार्डन से आपको भरपूर पोषक तत्वों वाली सब्जियां भी मिल जाएंगी। कृषि विज्ञान केंद्र ने न्यूट्री गार्डन का मॉडल तैयार किया है। विश्व भर में सब्जियां आहार का एक अनिवार्य हिस्सा होती है। फल व सब्जियां विटामिन, खनिज व एंजाइम्स के उत्कृष्ट स्रोत होते हैं। संसाधनों की कमी के कारण दुनिया भर के लोग फल व सब्जियों का सेवन अपर्याप्त मात्रा में करते हैं, जिसके कारण पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तकनीकी तौर पर न्यूट्री गार्डन एक ऐसा क्षेत्र है जहां विभिन्न फल सब्जियों को पारिवारिक पोषण संबंधित आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने व हाथ खर्च आय अर्जित करने के लिए उगाया जाता है। किसान भाई बहनों, हमारा सूबा कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से एक है सिल्क यानी कि रेशम, जिसका उत्पादन शहतूत के पेड़ों पर इसके कीड़ों को पालकर किया जाता है। शहतूत के मुख्य रूप से 4 उन्नत प्रभेद हैं जिनका उपयोग कर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। इसे खेती के साथ साथ सह व्यवसाय के रूप में भी किया जा सकता है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्रामचक बैरिया जिला के पटना के प्रगतिशील किसान नीतीश कुमार। इन्होंने प्याज की खेती कर सफलता हासिल की है। आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं 3 एकड़ में खेती करता हूँ प्याज का। 1 एकड़ में मोटा मोटी 50,000 रुपये लगता है। मुनाफा वो भाव के अनुसार होता है, जैसे भाव रहेगा उन सब मुनाफा होगा।
किसान भाई बहनों, फसल अवशेषों को काटने के लिए बाजार में कई कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। स्ट्रॉ रीपर फसल अवशेषों को काटने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कृषि उपकरण है। यह कृषि यंत्र एक साथ 3 तरह के काम करता है। इसमें काटना, थ्रेशिंग करना और पुआल साफ करना या भूसा बनाना भी शामिल है। इसका ट्रैक्टरों के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह शानदार काम करता है और ईंधन की खपत भी कम होती है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2200 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की और साथ ही साथ रूबरू हुए आप नवीनतम तकनीकों उपकरणों से और जाना आपने अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज के बारे में भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस भेंट वार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से हम लेंगे जानकारी जाड़े के दिनों में पशुओं के आहार और आवास प्रबंधन के बारे में। नमस्कार। ठंड का मौसम चल रहा है। हमारे पशुपालक भाई जिनका आधार पशुपालन व्यवसाय है, किस तरह से विशेष देखभाल करें जिससे उन्हें उनके पशुओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और उचित खान पान आवास प्रबंधन के जरिए वो अपने पशुओं की देखभाल करें जिससे उन्हें कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके और दुग्ध उत्पादन में भी कमी न हो। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है जाड़े में पशुओं का आवास एवं आधार प्रबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक को बताइए कि ठंड का मौसम चल रहा है, इस मौसम में वो अपने पशुओं की किस तरह से देखभाल कर सकते हैं? किसान भाइयों, अभी जाड़े का मौसम है, खास करके अभी जो चल रहा है बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, तो अपने साथ साथ पशुओं की देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। इसमें 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आवास प्रबंधन, दूसरा होता है उनका पोषण। आवास में आप ज़्यादातर पशुओं को ओस में रहने से बचाए, जैसे रात में देर तक खुला न छोड़े, शाम होने के बाद या धूप जैसे ही ढल जाता है, दिन ढलने लगता है तो उसको अंदर किसी शेड के अंदर या कोई भी मकान के अंदर या कोई ऐसी जगह है जहाँ बांध सकते हैं, ये बांधिए। दूसरी जगह है कि आवास में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि चारों तरफ से हवा न जाए, थोड़ा बंद हो, क्योंकि हवा चलेगा रात में, मान लीजिए ओस से बच जाता है, छत है या सर के ऊपर, उनके ऊपर कुछ ऐसा छत जैसा कुछ रखा हुआ है, शेड वगैरह में रखते हैं, परंतु जो हवा चलती है उनसे भी उनका नुकसान होता है, उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनके शरीर पर। इसलिए घर ऐसा होना चाहिए या पशु को उनके बाड़े का या कहीं आंगन में आप बांधते हैं कि उनके ऊपर में हो ताकि ओस नहीं पड़े उन पे। और दूसरा है कि जो हवा चलती है, तेज़ हवा जिसको शीतलहर बोलते हैं, आजकल के मौसम में ज़्यादा चलती है, वो शीतलहर की चपेट में होना है। ये 2 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सर, ये तो आवास की बात हो गई। अब आहार प्रबंधन किस तरह से करें, किस तरह से उनके पोषक तत्वों का ध्यान दें जाड़े के मौसम में? किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में उनके पोषण के ऊपर में विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में तेज़ ठंड पड़ती है तो शरीर का जो तापमान होता है, सामान्य तापमान,
उसको मेंटेन रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, ताकि वो बीमार नहीं पड़े, कुछ विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, विशेष पोषण पर ध्यान देना होता है। सबसे पहली बात कि उनको ऊर्जा चाहिए, जिससे कि वो शरीर में गर्मी उनकी बनी रहे और उनका तापमान, शारीरिक तापमान जैसा सामान्य रूप से बना रहे। तो इसके लिए हाई एनर्जी फूड जो बोलते हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी देने वाला, ऊर्जा देने वाले तत्व, जैसे दाना हो गए, इस तरह की चीज़ों को, चोकर हो गए, दाना दीजिए, दाल की भूसी वगैरह, ये सब विशेष मात्रा में दीजिए। हरा चारा भी दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उनको कुछ विशेष अलग से, जो सामान्य तौर पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते या कम देते हैं, कि उनकी मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। जैसे सरसों खल्ली थोड़ी गर्मी पैदा करती है, वो गर्म बोलते हैं लोग कि होता है, तो सरसों खल्ली को फुला करके उसको पिलाए या उनके दाने में सम्मिलित करें। उसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे बिनौला की खल्ली या किसी भी तरह की खल्ली, ऑयल, उनको जो बोलते हैं ना कि तेल युक्त जो पदार्थ होगा वो देंगे, तो उससे एनर्जी उनको थोड़ा ज़्यादा मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि कभी कभी अगर बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है, पशु सुस्त जैसा रह रहा है, उतना नहीं कर रहा, हो सकता है ठंड लग सकती है, तो तेल वेल उनको, जैसे कुछ होता है कि 250 ml या 250 ग्राम, जिसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं 250 ग्राम 500 ग्राम, शारीरिक वजन और उम्र के हिसाब से थोड़ा तेल उनको पिलाना चाहिए। ड्रेंचिंग जो बोलते हैं, काढ़ी से पिलाते हैं वो, तो थोड़ा तेल बीच बीच में पिलाते रहना चाहिए। सर, चलते चलते आप हमारे पशुपालक भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जिस तरह से वो अपने पशुओं को अच्छी तरह से देखभाल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मुनाफा मिल सके? उत्पादन एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुशल प्रबंधन और कुशल पोषण से आपके दुधारू पशुओं की उत्पादकता बनी रहेगी। इसके साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। अतः इन दो बातों पर विशेष ध्यान देंगे। साथ साथ रोग से बचने के लिए टीकाकरण या जो भी उपाय किए जाते हैं करिए, आपको आर्थिक लाभ होगा, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आप भी खुशहाल रहेंगे। सर, आप हमारे पशुपालक भाइयों को जाड़े के दिनों में आवास और आहार प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। अभी इस भेंटवार्ता में हमने जाना कि कैसे जाड़े के दिनों में पशुओं का आहार और आवास प्रबंधन कर सकते हैं। इससे हम उन्हें बीमारियों से बचाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी बचाव कर सकते हैं। लेकिन कई बार इन सारी सावधानियों के बाद भी शीत जनित बीमारियां होती हैं। तो कैसे अपने पशुओं को शीत जनित बीमारियों से बचाएं और कैसे उनका ध्यान रखें, इसके बारे में अब लेते हैं जानकारी इस अगले साक्षात्कार में। किसान बंधुओं नमस्कार। ऐसे तो ठंड का मौसम किसानों के लिए लाभप्रद होता है, क्योंकि रबी का मौसम ठंड के अनुकूल होता है। लेकिन अगर पशुओं की दृष्टि से बात करें तो रहन सहन की असुविधा के कारण पशुओं में कुछ बीमारी होने की संभावना बनी रहती है।
ऐसे में आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि इस ठंड के मौसम में कौन सी बीमारियां हो जाती है और उसके क्या बचाव हैं, ताकि समय रहते उसका इलाज किया जा सके और एक होने वाली बहुत बड़ी क्षति से बचा जा सके। इसी उद्देश्य से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पशुओं में होने वाले शीत जनित बीमारियां और बचाव के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि चूँकि सर हम मुख्य बीमारियों के बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई बहनों को अपने पशुओं का किस तरह से देखभाल करनी चाहिए इस ठंड के मौसम में, ताकि बीमारी होने की जो संभावना है वो कम से कम हो। धन्यवाद। आप जो सवाल मुझसे पूछें बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर किसान भाइयों के लिए, क्योंकि सर्दी के दिनों में और शीत ऋतु में जो जानवरों में बीमारियां होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि जानवरों का भी जीवन काल निश्चित है, तो बूढ़े जानवर और जो ओल्ड एज जानवर हैं उनकी मृत्यु होती है और नए जानवर बछड़ा किड्स पैदा होते हैं जो कि भविष्य का उत्पादन का साधन होते हैं किसानों के लिए। लेकिन शीत ऋतु में जो बछड़े होते हैं, किड्स होते हैं, उनकी मृत्यु बहुत अधिक होती है। इसका 2-3 कारण हैं और अगर किसान भाई इन चीज़ों पे ध्यान दें तो उनकी मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है और उत्पादकता भी बरकरार रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि किसान भाई अपने जानवरों को जो उत्पादन की स्थिति में है, जो दूध दे रही है, अगर मुर्गी है तो अंडा दे रही है, बकरी है तो उनका मांस का उत्पादन बढ़े, इसके लिए इस चीज़ों को ध्यान में रख के किसान भाई अपने जानवरों को ऐसे जगह में रखें जहाँ की कम से कम शीत का प्रभाव हो, उसके लिए व्यवस्था करना हो। अलाव का व्यवस्था करके रखें ताकि कृत्रिम गर्मी दिया जा सके। उसके बाद में खाने पीने का प्रबंध में थोड़ी परिवर्तन करना होता है, जिससे कि हाई एनर्जी डाइट दिया जाए, ताकि जो ठंड को भगाने के लिए शरीर का जो उपापचय की एक्टिविटी क्रियाविधि होती है उसको बढ़ जाता है। तो उत्पादन में जो एनर्जी प्रयोग में आना चाहिए था वो चल जाता है ठंड से लड़ने में। तो एनर्जी रिच डाइट देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पशु आसानी से ठंड का प्रकोप को झेल पाएंगे और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बरकरार रहेगी और शीत जनित बीमारियों से वो प्रभावित कम होंगे। सर, अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं और आपसे अब ये जानना ये चाहता हूँ कि अमूमन या मुख्यतः इस ठंड के मौसम में कौन सी बीमारियां हो जाती है और जब ये बीमारियां पशुओं में होती है तो किस रूप में दिखता है और इसका किस तरह किसान हमारे हैं जो बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, शीत ऋतु में प्रमुख बीमारियां जो कि हमारे जानवरों में होते हैं वह प्रमुखतः हाइपोथर्मिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि पशु का जो सामान्य तापमान होता है शरीर का, वो तापमान सामान्य से नीचे चला जाता है और नीचे चले जाने के बाद क्या होता है कि पशु में कुछ दिखाई देते हैं। वो अगर किसान भाई नोट करके रख लें तो उनके पशु की मृत्यु नहीं होगी और समय पे उपचार करके उसको बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो पशु एकदम सिकुड़ करके बैठा रहेगा, पशुओं में खड़ा होने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, ज़्यादातर बैठने का कोशिश करेगी या करेगा जो भी है। दूसरी बात है कि श्वसन दर में कमी आ जाती है और आमतौर पर किसान भाई अपने पशुओं का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनका थूथना भींगा है कि नहीं, लेकिन थूथना उस समय क्या हो जाएगा, पूरा ड्राई हो जाएगा, सूखा रहेगा। दूसरी बात है जुगाली बंद कर देगा, जो जुगाली करने वाली जानवर है वो जुगाली बंद कर देगा। उसके बाद में जो अगर दूध उत्पादन कर रही होगी या दूध देने वाली गाय होगी, भैंस होगी, तो उनकी उत्पादकता अचानक गिर जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर किसान भाई तुरंत उसमें इलाज के लिए अगर पशु चिकित्सक से संपर्क करें या कुछ घरेलू उपचार करें तो उनकी पशुओं की मृत्यु को बचाया जा सकता है। दूसरी बात, एक बीमारी होता है डिप्थीरिया, जो बहुत अभी पैदा हुआ बच्चा होता है, काफ होता है, किड्स होते हैं, डिप्थीरिया होता है और आपका निमोनिया,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निमोनिया और डिप्थीरिया बीमारी में प्रमुख लक्षण क्या मिलेंगे कि पशु का नाक से स्राव आते रहेगा, जो नेटापोटा हम लोग कहते हैं वो आता है, खांसी होगा, सांस लेने में परेशानी होगी, मुंह फाड़ के सांस लेगी, जानवर जो भी है अगर फीमेल है तो सांस लेगी मुंह फाड़ के, मेल है तो वो भी सांस लेगा मुंह फाड़ के। और दूसरी बात है कि खाना पीना एकदम कंप्लीट छोड़ देगा, खांसते खांसते परेशान रहेगा। तो इससे क्या होगा, उनका ग्रोथ रुक जाएगा और बहुत अगर सीवियर हो तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तीसरी बीमारी सबसे महत्वपूर्ण आजकल बकरियों में देखी गई है कि PPR, उसको हम गोट प्लेग भी कहते हैं, जैसे आदमियों में प्लेग होता था उस तरह का बीमारी है। तो उसमें निमोनिया भी होगा और पेट झरना शुरू हो जाता है। पेट झरना शुरू होता मतलब पैखाना इतना पतला होगा, उससे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाता है बकरियों में। तो लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसान भाई इन सब बीमारियों के बारे में कुछ नोट करके रखें, और उसका उपचार भी बहुत ही आसान है, जो कि घरेलू विधि से भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप विशेषज्ञ के पास जाएं। सर, आज आप कार्यक्रम में आए और पशुओं में होने वाले बीमारियों के बारे में और उसका किस तरह वो उपाय कर सकते हैं, इस पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी गई ये तमाम जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। ऐसी ही और भी जानकारियाँ, नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।